अस्सलाम वालेकुम बेटा। सबसे पहले हम लोग जूलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम तमाम चैप्टर्स को कवर करेंगे। एक चैप्टर हमारे पास रहा हुआ है वो इम्यूनिटी वाला, उसको भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे फिर बॉटनी के साथ में। बाकी जूलॉजी के तमाम पोर्शन को आज हम कवर करते हैं, जिसके अंदर हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो शामिल है। अब मैं आपको सारे जो है बता दूंगा कि किस तरह से, तो आपने फिर उस हिसाब से उनके ऊपर तैयारी भी करनी होगी, याद करना होगा। वो मरहला भी हम लोग इंशाल्लाह करेंगे कि फिर डेली बेसिस पे आपसे सवालात हो, ताकि आपकी तैयारी जो है वो हो सके इस हवाले से। सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर का जिक्र करते हैं, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें एम्फोटेरिक नेचर क्यों कहा जाता है। एम्फोटेरिक उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वाटर को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वाटर आयंस में तब्दील होता है। तो एच पॉजिटिव के आयंस भी दे रहा होता है और ओ एच नेगेटिव के आयंस भी दे रहा होता है। जो मॉलिक्यूल हमें एच पॉजिटिव के आयंस दे रहा होता है उसे एसिड कहा जाता है, और जो ओ एच नेगेटिव के आयंस दे रहा होता है उसे बेस कहा जाता है। क्योंकि वाटर एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव दोनों आयंस दे रहा है, यानी वो एसिड के तौर पर भी काम कर रहा है, वो बेस के तौर पर भी काम कर रहा है। और जो मॉलिक्यूल इस तरह से एसिड और बेस दोनों की तौर पर काम करेगा उसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो वाटर के हवाले से यही एक बात। तो ये सवाल याद रखना बहुत आसान आपके लिए, एक लाइन का ही सवाल है कि वाटर को एम्फोटेरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम कर रहा है। दूसरा सवाल हमारे पास इस तरह से आएगा कि अमाइनो एसिड जो है उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है, अमाइनो एसिड उन्हें बिलखुसूस क्यों कहा गया है। क्योंकि इसके पास एक अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप मौजूद होता है और एक एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है। तो इसीलिए इसको अमाइनो और एसिड जो है कहा गया है। अब इसका फार्मूला अगर हम देखते हैं तो इसमें एक सेंट्रल कार्बन होता है, जिसके साथ एक तरफ NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। और उसकी दूसरी तरफ एक एसिडिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। क्योंकि अमाइनो और एसिड मौजूद है इसलिए इसे अमाइनो एसिड कहा जा रहा है। फिर इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद होगा और कार्बन के साथ रेडिकल मौजूद होगा। ये रेडिकल मुख्तलिफ हो सकता है, कहीं पर ये CH3 होगा, कहीं पर ये जो है हाइड्रोजन मौजूद होगा। क्योंकि अमाइनो एसिड जो होते हैं उसकी 20 किस्में होती हैं। सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सभी में अमाइनो ग्रुप होगा, सभी में हाइड्रोजन होगा। फ़र्क सिर्फ इस एक कार्बन के साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल का होगा, जो कि हाइड्रोजन, CH3, CH2OH, इस तरह से ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अमाइनो एसिड को इसलिए अमाइनो एसिड कहा जा रहा है क्योंकि इसके पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिडिक ग्रुप मौजूद है। फिर बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स के हवाले से, उन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो मोनोसेक्राइड्स को हमने कार्बन की तादाद के हिसाब से क्लासीफाई किया है। जिनके पास 3 कार्बन मौजूद है, CH3H6O3, जिनके पास 3 कार्बन है तो उन्हें ट्रायोस कहा गया है। जिनमें 4 कार्बन होंगे, जैसे कि C4 होगा, C4H8O4, जिनमें 4 कार्बन होंगे उन्हें टेट्रोस कहा जाएगा। याद रखिएगा कि कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन उससे डबल होंगे। अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होंगे, और ऑक्सीजन जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होते नॉर्मली। और इसी तरह से पेंटोस की बात करेंगे तो पेंटोस के अंदर अगर 5 कार्बन मौजूद है तो आपने बताना है कि हाइड्रोजन कितने होंगे। हमने वही बात की कि हाइड्रोजन कार्बन के मुकाबले में डबल होंगे, तो हाइड्रोजन 10 होंगे, और ऑक्सीजन जो होंगे वो उतने ही होंगे जितने कि हमारे पास कार्बन है। तो C5H10O5 इस तरह से ये पेंटोस होगा। हेक्सोस में 6 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन 6 होंगे। हेप्टोस में 7 कार्बन, हाइड्रोजन 14 और ऑक्सीजन जो है वो भी 7 होंगे। तो ये हमने कार्बन की तादाद के हिसाब से इनको क्लासीफाई किया है। दूसरा, हमने इनको फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्लासीफाई किया है कि कुछ इसके अंदर ऐसे होंगे जो कि अल्डोज होंगे, जिनमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होगा। इस तरह से अल्डोज होंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होगा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बस डबल बॉन्ड। तो अल्डोज या कीटोज जो है वो मौजूद हो सकते हैं। फिर मज़ीद बात करते हैं कि कौन से बायो एलिमेंट्स हैं जो कि 98% जानदार में मौजूद होते हैं। तो 6 हैं वो बायो एलिमेंट्स जो 98% मौजूद हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। आप इसको इस पंच से याद कर सकते हो। एस से सल्फर, पी से फास्फोरस, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन। फिर बात करते हैं कि फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में किस तरह से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। असल में ये होता है कि कार्बन कार्बन कार्बन
और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में इतने ज़्यादा ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते। कार्बन 6 मौजूद है, हाइड्रोजन 12 मौजूद है। लेकिन इनके अंदर फैट्स में हमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बहुत सारे जुड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ये कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। जब ये टूटेंगे तो बहुत सारी एनर्जी निकलने वाली, क्योंकि बॉन्ड टूटता है तभी एनर्जी निकलती है। अगर इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तब भी एनर्जी मिलेगी, इस कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तब भी एनर्जी मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे कार्बन हाइड्रोजन है, बहुत सारे बॉन्ड टूटने वाले हैं, इसलिए एनर्जी इनमें ज़्यादा मौजूद होती है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। तो कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में ये 2 गुना ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ये बात बयान की जा रही है कि 1 ग्राम में से 4 किलो कैलोरीज एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, जबकि उसके कंपेरिजन में 1 ग्राम में से 9 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है फैट्स में से हासिल हो रही है। फिर बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। 2 स्टेप होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बनने के। पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है। आपको जहन में होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड किस तरह से होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास ये 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक ये मॉलिक्यूल होता है जिसमें 5 कार्बन है। एक यहाँ पर कार्बन है, दूसरा ये कार्बन हो गया, तीसरा ये कार्बन, चौथा ये कार्बन और पांचवा ये कार्बन मौजूद है। ये बीच में ऑक्सीजन मौजूद है। तो क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल पेंटोस कहलवाएगा। तो ये पेंटोस शुगर एक मौजूद होती है न्यूक्लियोटाइड में। अब ये जो पहला कार्बन है ये अहम है। इसके साथ एक नाइट्रोजनस ग्रुप जुड़ा होता है। एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन, थायमिन या यूरासिल। तो पहला मरहला यही होता है कि इस पहले कार्बन के साथ कोई नाइट्रोजनस ग्रुप जो है, नाइट्रोजनस बेस जो है अटैच होगा। जब नाइट्रोजनस बेस इस पहले कार्बन के साथ अटैच होगा पेंटोस शुगर के, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। और फिर ये जो 5वां कार्बन है, इस 5वें कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप जो है अटैच होगा। जब 5वें कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो बन जाएगा ये न्यूक्लियोटाइड। तो 2 स्टेप होते हैं, पहले न्यूक्लियोसाइड का बनना और फिर न्यूक्लियोटाइड का बनना। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल मौजूद है कि सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल कौन से होते हैं। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए इसाइल ग्लाइसरॉल कौन से होते हैं, कि जिनके अंदर एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाता है, वो बनता है हमारे पास इसाइल ग्लाइसरॉल। इसाइल ग्लाइसरॉल की 2 किस्में, सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड। अनसेचूरेटेड जो होते हैं वो ऑयल्स होते हैं और सेचूरेटेड जो होते हैं वो हमारे पास फैट्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब सेचूरेटेड का और ये बस डिफरेंस आपने याद करना है कि सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर हमें कोई भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आता कार्बन कार्बन के दरमियान में। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो क्योंकि फैटी एसिड मौजूद हैं, फैटी एसिड में कार्बन और हाइड्रोजन की लंबी कतार मौजूद होती है। अभी जो कार्बन कार्बन है इनके दरमियान कोई हमें डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, तो ये है सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल। और में ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा होगा, तो तमाम कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन हमें जुड़ा हुआ नज़र आएगा। मज़ीद बात करेंगे अनसेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल में, तो हमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नज़र आ सकता है। तो इनके अंदर हमें कार्बन कार्बन के दरमियान में एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड नज़र आ सकते हैं। मज़ीद अगर हम बात करते हैं इनके हवाले से, तो सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल सॉलिड होते हैं आम टेम्परेचर पे। 25 सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर, उसमें सॉलिड हमें नज़र आते हैं घी की सूरत में। लेकिन अनसेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल कितना भी टेम्परेचर हो, आमतौर पर सॉलिड हमारे पास जो है लिक्विड के अंदर ये नज़र आएंगे, तेल की सूरत में हमें नज़र आएंगे। अब ये जो अनसेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल है ये आमतौर पर हमें प्लांट ऑयल में से हासिल हो रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल के हवाले से, तो ये हमें एनिमल के फैट में से हासिल हो रहे हैं। कोकोनट ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे हमें जो है सॉलिड की सूरत में नज़र आता है, या सर्दियों में आप देखते हो वो जम जाता है। तो कोकोनट ऑयल जो होता है वो दरअसल सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ वही नज़र आ रही है सेचूरेटेड इसाइल ग्लाइसरॉल वाली। अब हालांकि वो ऑयल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की सूरत इख्तियार